जय हिंद बच्चों। कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप कभी बैंक गए हैं या आपने कभी बैंक क्या कार्य कर रहा है या फिर बैंक में किस प्रकार की कार्य प्रणाली को अपनाया जाता है, बैंक में मुद्रा कहाँ से आती है या फिर बैंक हमें मुद्रा उधार किस प्रकार देता है, इन बातों पर विचार किया है। और साथ ही साथ में ये मुद्रा उत्पन्न कहाँ से हुई। तो कुछ ऐसे ये प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम आज की कक्षा में प्राप्त करेंगे और आज की कक्षा में हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है मुद्रा तथा बैंकिंग। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं मुद्रा और बैंकिंग से। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं मुद्रा से। तो हम जानेंगे कि मुद्रा क्या है और मुद्रा किस प्रकार कार्य करती है। एक बुनियादी तत्व की तरह विकसित हुआ और जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे मनुष्य सजग होता गया और उसके साथ ही साथ में हम मुद्रा को कई रूपों में देखते आए। सबसे पहले वस्तु मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा, इसके बाद धातु मुद्रा और इसके बाद साख मुद्रा जो है इसका प्रचलन शुरू हुआ। बच्चों, हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सभ्यता के साथ साथ में यह अपने आप विकसित करता गया। तो जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, उनके लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी पूर्ति के लिए अब सामाजिक होना ज़रूरी होता गया। और जैसे जैसे मनुष्य सामाजिक हुआ वैसे वैसे इनके आपस में कुछ चीज़ों को लेकर के विनिमय भी संपन्न होते गए। और जब ये विनिमय प्रारंभ हुए तब अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनुष्य दूसरे व्यक्ति से वस्तु लेकर अपनी वस्तु देकर उस आवश्यकता को पूरा कर रहा था। यह इस प्रकार अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का विनिमय करना, यही वस्तु विनिमय कहलाता है। किंतु वस्तु विनिमय में कुछ कठिनाइयाँ थीं और इन कठिनाइयों में पहली कठिनाई थी दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव यह बताता है कि जब हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है और हम वस्तु विनिमय के तहत दूसरे व्यक्ति से जिस वस्तु को लेना चाह रहे हैं, अगर उसके पास वो वस्तु उपलब्ध है तब तो विनिमय संपन्न हो पाएगा, नहीं तो वस्तु विनिमय संपन्न नहीं होगा। वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाई थी सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। सर्वमान्य मूल्य मापक का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी वस्तु को किसी वस्तु के माध्यम से एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, तो हम अपनी वस्तु के बदले में उसकी कितनी माप के बराबर कोई वस्तु किसी को दें। इस प्रकार अगर मेरे लिए कोई वस्तु की माप जितनी है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी वह उतनी ही माप की हो। तो यहाँ पर वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाई थी कि सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त हम क्या मापक रखें, इसका अभाव था। इसकी तीसरी कठिनाई यह थी कि यहाँ पर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो नाशवान हैं, तो हम उनको संग्रहित करके नहीं रख पा रहे थे। इस प्रकार तीसरी कठिनाई वस्तु के संग्रह की थी। इसके अतिरिक्त वस्तु विनिमय की एक और कठिनाई है और वह है वस्तु विभाजन संभव न होना। वस्तु विनिमय के अंतर्गत कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन संभव नहीं है। जैसे अगर मैं कपड़े के बदले में एक घोड़े को विनिमय करना चाहूँ तो यहाँ पर घोड़े को हम विभाजित करके अनाज और कपड़े के बदले में विनिमय नहीं कर सकते। इस प्रकार वस्तु विनिमय की कठिनाई में यह कठिनाई बहुत सामने आई और वो क्या कठिनाई थी कि कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिसे हम दूसरी वस्तुओं के विनिमय के लिए विभाजित नहीं कर पा रहे थे। वस्तु विनिमय के इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का विकास शुरू हुआ। तो अब हम जानते हैं कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ और मुद्रा क्या है। मुद्रा की उत्पत्ति धीरे धीरे क्षणिक विकास के साथ में हुई और प्रारंभ में हमने जानवरों की खाल या कुछ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू किया। इसके बाद हमने कुछ मूल्यवान धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इनके कुछ टुकड़ों को मुद्रा के रूप में जानना चाहा या मुद्रा के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। और धीरे धीरे जब यह धातुएं
सर्वमान्य होती गई, तब हमने इन धातुओं को छोटे छोटे सिक्कों के रूप में ढालकर और इनको सर्वमान्यता के आधार पर आपस में विनिमय के लिए स्वीकार करना शुरू किया। इसके बाद पत्र मुद्रा का प्रारंभ हुआ। तो हम इन सब चीज़ों के आधार पर यह देखते हैं कि जैसे ही मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ तो वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ अपने आप ही दूर होती गईं। दोहरे सहयोग का अभाव खत्म हो गया क्योंकि मुद्रा के माध्यम से अब हम वस्तुओं का विनिमय कर पा रहे थे। हस्तांतरण की जो समस्या थी वह भी खत्म हो गई और साथ ही साथ में यहाँ पर जो वस्तुओं के विभाजन की समस्या थी वो भी खत्म हो गई क्योंकि अब हम वस्तुओं को मुद्रा के माध्यम से विभाजित करके आसानी से विनिमय कर पा रहे थे। तो इस प्रकार मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर किया। इस सब के आधार पर अगर हम कहें तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो मूल्य मापक है और साथ ही साथ सभी के द्वारा बिना संकोच स्वीकार की जा रही है। साथ ही साथ में किसी भी देश का कानून उसे मान्यता प्रदान करता है। मुद्रा के इस अर्थ के आधार पर अगर हम मुद्रा के कार्यों की बात करें तो मुद्रा के कार्यों को हम दो विभागों में बांट सकते हैं, मुद्रा के प्राथमिक कार्य और मुद्रा के सहायक कार्य। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों में दो कार्य महत्वपूर्ण माने गए हैं। सर्वप्रथम कार्य है विनिमय का साधन और दूसरा है मूल्य मापक। इसके प्राथमिक कार्यों में जो सबसे पहला हम देख रहे हैं विनिमय का साधन। वस्तु विनिमय के बाद जब मुद्रा प्रारंभ हुई या मुद्रा के साथ लेन देन शुरू हुआ तो विनिमय का सबसे सरल और सबसे ज़्यादा स्वीकार करने वाला माध्यम क्या बन गया? मुद्रा बन गया। साथ ही साथ में इसका जो दूसरा एक सबसे बड़ा मुख्य कार्य है वह है मूल्य का मापक। अब हम मुद्रा के माध्यम से किसी भी वस्तु के मूल्य को सबकी मान्यता के आधार पर मापित कर सकते थे या उसकी माप निर्धारित कर पा रहे थे। बच्चों, मुद्रा के सहायक कार्यों में वो कार्य शामिल किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं वस्तु विनिमय के कुछ दोषों को उत्पन्न कर रहे थे। तो उन दोषों को अगर हम देखें तो मुद्रा ने उन दोषों को दूर करते हुए इनके सहायक की तरह कार्य करना शुरू किया। इनके सहायक कार्य में सबसे पहला कार्य हम देख सकते हैं, मुद्रा को हम भावी संचय के रूप में रख सकते हैं। हमने देखा था कि वस्तु विनिमय को हम वहाँ पर कुछ वस्तुओं को लंबे समय तक संचित करके नहीं रख पा रहे थे, पर मुद्रा के रूप में हमने जिन वस्तुओं को, चाहे पत्र मुद्रा हो या धातु मुद्रा हो, इन्हें जो हमने माना है या रखा है, इन्हें हम लंबे समय तक संचित करके रख सकते थे। इसका जो दूसरा एक सहायक कार्य है वह यह है कि इसने विभाजन की समस्या को खत्म कर दिया। बच्चों, आर्थिक दृष्टिकोण से अब हम यह जानेंगे कि मुद्रा किस प्रकार उत्पन्न होती है, यानी मुद्रा की मांग क्या है और मुद्रा की पूर्ति क्या है। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं मुद्रा की मांग पर। मुद्रा की मांग के तहत अगर हम देखें तो मुद्रा सभी संपत्तियों में सबसे तरल संपत्ति है, साथ ही साथ यह सर्वमान्य भी है। और मुद्रा की मांग क्यों उत्पन्न होती है? तो मुद्रा की मांग दो विशेष कारणों से उत्पन्न होती है। पहला, वह मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरल माध्यम के रूप में मुद्रा का ही लेन देन करता है और इसके माध्यम से वह अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। साथ ही साथ दूसरा है उसके आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए। हमने अभी क्योंकि देखा कि मुद्रा एक तरल संपत्ति है और इसे सरलता से तुरंत हम विनिमय कर सकते हैं इसकी सहायता से। बच्चों, इस प्रकार मुद्रा की मांग को हम तीन उद्देश्यों के तहत समझ सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है सौदा उद्देश्य। हम जानते हैं कि मनुष्य दिन प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार के सौदों को संपन्न करता है और इस उद्देश्य से वह अपने पास कुछ नकद धन या कुछ मुद्रा अपने पास रखता है जिससे वह चीज़ों को खरीद सके। इसका दूसरा उद्देश्य होता है दूरदर्शिता। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन अनिश्चित है और कब कहाँ कौन सी घटना घट जाए जिसकी वजह से हमें तुरंत मुद्रा की आवश्यकता पड़े। तो आकस्मिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मनुष्य अपने पास मुद्रा को रखता है ताकि वह समय पड़ने पर उस मुद्रा का प्रयोग कर सके। मुद्रा की मांग का तीसरा उद्देश्य है
सट्टा उद्देश्य, जिसे हम तरलता अधिमान भी कहते हैं। हम जानते हैं कि मुद्रा में तरलता का गुण होता है और इसके साथ ही साथ इसके मूल्य में भी घटबढ़ होती रहती है या इसके मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं। तो इसके आधार पर हम बॉन्ड्स या और प्रकार की जो प्रतिभूतियां हैं उनका क्रय विक्रय करते हैं और इनके मूल्य घटे या बढ़े इसके आधार पर हम मुद्रा को मांगते हैं या मुद्रा को अपने पास रखते हैं। मुद्रा का जो तरलता अधिमान उद्देश्य है उसे व्यापारिक वर्ग विशेष रूप से ध्यान में रखकर यहाँ पर मुद्रा को अपने पास रखता है, क्योंकि बाजार में होने वाले ब्याज दर के परिवर्तन के कारण वह मुद्रा की मांग को घटाता या फिर बढ़ाता है। अब हम देख रहे हैं मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य एक निश्चित समय में या एक विशेष समय में जो भी मुद्रा की उपलब्ध मात्रा है, जो व्यय करने योग्य है, उसे हम मुद्रा की पूर्ति कहेंगे। बच्चों, भारत में मुद्रा की पूर्ति के कुछ तत्व या कुछ इसके अंग हैं, तो इसे हम यहाँ पर जान लेते हैं। भारत में मुद्रा की पूर्ति के अंग, जिसे हम M1, M2, M3 और M4 से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले इसमें है M1, जिसे हम संकुचित मुद्रा के रूप में जानते हैं, और संकुचित मुद्रा के तहत हम सबसे पहली चीज़ जनता के पास जो भी मुद्रा चलन में होती है उनको शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत जनता के पास जो भी नोट, करेंसी नोट या फिर सिक्के उपलब्ध हैं जो चलन में मौजूद हैं, इन्हें हम शामिल करेंगे। और साथ ही साथ में जनता के पास जो राशियां बैंकों में जमा है उसे भी हम शामिल करेंगे। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के पास बैंकों के जो जमा राशियां हैं उसे हम M1 के तहत शामिल करते हैं। इसके बाद दूसरा इसका जो पॉइंट है जिसे हम M2 से डिनोट करते हैं, इसमें M1 की जितनी मुद्रा है वो तो शामिल होगी ही, साथ ही साथ में पोस्ट ऑफिस या डाकघर का जो बचत जमा है वो भी यहाँ पर शामिल हो जाता है। हम जानते हैं कि डाकघर बचत योजनाओं के तहत जनता का पैसा अपने पास जमा करता है। तो M2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? M1 प्लस सेविंग्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसके तहत हमने M1 की जितनी जमाओं को लिया था वो समस्त राशियां शामिल है और साथ ही साथ में डाकघर की जो बचत जमाएं हैं उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। M3 के अंतर्गत M2 की जितनी मुद्रा है उसमें अब हम बैंकों के पास जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, इनकी जो सावधि जमा है वो शामिल हो जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार M3 में हम दो चीज़ों को शामिल करेंगे। सबसे पहले M2 के तहत हमने जितनी राशि को लिया है, M2 की जितनी समस्त मुद्रा है वो शामिल होगी और साथ ही साथ में व्यापारिक एवं सहकारी बैंक के पास जनता के जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो जमा होंगे। बच्चों, हम सभी टाइम डिपॉजिट्स या सावधि जमा को जानते हैं। ये वो डिपॉजिट्स हैं जिनमें एक निश्चित समय के लिए व्यक्ति का पैसा बैंक के पास जमा होता है और उस समय अवधि के पूरे हो जाने के बाद, मैच्योरिटी डेट पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति को वो पैसा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अब हम M4, जो इसका अगला मुद्रा पूर्ति का एक अंग है, M4 को लेते हैं। M4 में अभी तक हमने जितनी मुद्रा को कैलकुलेट किया था M3, उसके तहत अब अगर डाकघर के टाइम डिपॉजिट्स या सावधि जमाएं हैं वो भी शामिल हो जाती हैं। तो M4 के लिए अब हम यहाँ पर किसे लेंगे? M3 के अंतर्गत गणना की गई समस्त मुद्रा और साथ ही साथ में डाकघर की जो सावधि जमाएं हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं, उनको भी हमने इसमें शामिल कर लिया। तो इस प्रकार हमारे पास अब ये मुद्रा के अलग अलग जो पूर्तियां हैं वो प्राप्त होती हैं। बस आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है कि जब हम M4 के तहत डाकघर की सावधि जमाओं को शामिल कर रहे हैं तो उसमें हमने राष्ट्रीय बचत पत्र को शामिल नहीं किया है। यहाँ पर जनता का तात्पर्य परिवार या फिर वहाँ की जो फर्म या कुछ व्यवसायिक संस्थान इत्यादि शामिल होते हैं,
किंतु इसके तहत हम केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के पास उपलब्ध जो नकद धनराशि है उसे हम मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं करते। मुद्रा की पूर्ति मार्केट में घटती बढ़ती रहती है और इस मुद्रा की पूर्ति की गड़बड़ या फिर इसके घटने बढ़ने को हमारी जो केंद्रीय बैंक है उनकी मौद्रिक नीतियां निर्धारित करती हैं या उसे तय कर। बच्चों, बैंक शब्द से आप सभी परिचित होंगे और भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5B के अनुसार इन्होंने बैंक को परिभाषित किया है। इनके अनुसार बैंकिंग से आशय ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से जमा प्राप्त करना है जिसे मांग पर अथवा अन्य किसी प्रकार की आज्ञा द्वारा वापस किया जा सके। इसके आधार पर अगर हम कहें तो बैंक एक ऐसी संस्था होगी जो उन लोगों से जिनके पास अतिरिक्त मुद्रा है आकर्षित कर उन लोगों को जिन्हें मुद्रा की आवश्यकता है उधार देगी। बैंक कम ब्याज पर धन को एकत्रित कर अधिक ब्याज पर उधार देती है। तो ये हुए बैंक। अब हम एक ऐसे बैंक की बात करने वाले हैं जो इन सभी बैंक्स पर नियंत्रण रखता है या फिर इनकी कार्यप्रणाली के सुचारू संचालन में सहायता करता है। तो बच्चों, आप सभी समझ ही गए हैं, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय बैंक की। केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जो सरकार के द्वारा या किसी भी देश की सरकार के द्वारा जनहित में स्थापित किया जाए और यह वह बैंक है जो जनता से जमा स्वीकार नहीं करता, ना ही जनता को ऋण प्रदान करता है, बल्कि केंद्रीय बैंक साख निर्माण और नोटों के निर्गमन जैसे कार्यों को पूरा करता है। भारत का भी एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। तो बच्चों, आइए हम जान लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स या इसी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। पहली चीज, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है। दूसरा, सन 1925 के हिल्टन यंग आयोग एवं 1930 की केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर 1934 में रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट पास किया गया। एक और महत्वपूर्ण बात, 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी जब वह स्थापित हुआ तब 5 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज, यह भारत में नोट निर्गमन करने की सर्वोच्च संस्था है और भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों के बैंक और सरकार के बैंक के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका संपूर्ण स्वामित्व केंद्रीय सरकार के पास है। बच्चों, भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि यह कौन से कार्यों को संपादित। सबसे पहला कार्य, नोट निर्गमन का एकाधिकार। यह रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी मूल्यों के नोट रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट या सिक्के को जारी करने का अधिकार भारत के वित्त मंत्रालय के पास होता है। रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सरकार का बैंक। रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह सरकार की समस्त आय का संग्रह करता है एवं इनके जितने भी खर्चे या व्यय हैं उनके लिए राशियां प्रदान करता है या उपलब्ध कराता है। यह बैंक संघ, राज्य सरकार, सरकारी संस्थाएं और अन्य संस्थाओं से धन प्राप्त करता है तथा उनके आदेश के अनुसार इन राशियों का भुगतान भी करता है। बच्चों, साथ ही साथ में रिजर्व बैंक में प्रायः सभी क्षेत्र के विशेषज्ञ रखे जाते हैं। अतः जब भी भारत सरकार या राज्य सरकार को किसी मामले में सलाह की आवश्यकता होती है तब रिजर्व बैंक के यह विशेषज्ञ उसे इस काम में मदद करते हैं।
सरकार की अनेक आर्थिक गतिविधियों में रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ अपनी सलाह देते हैं और यहाँ उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। रिजर्व बैंक का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। भारत में जितने भी बैंक संचालित हैं, रिजर्व बैंक देश के उन सभी व्यापारिक, सहकारी, विदेशी विनिमय, औद्योगिक बैंकों का प्रधान माना गया है। यह समस्त बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करता है। देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था रिजर्व बैंक के निर्देश और नीतियों के अनुसार ही पूरी होती है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक समाशोधन गृह की स्थापना भी करता है और इनकी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उनके बीच धन के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाता है। प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक में वहां के व्यापारिक बैंकों का खाता होता है। इसी कारण केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को आपसी लेन देन का हिसाब किताब भी रखता है और यह कार्य समाशोधन गृह के माध्यम से ही पूरा किया जाता है। बच्चों, इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक और भी कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है, जैसे कृषि के लिए वित्त उपलब्ध कराना या फिर उद्योगों के लिए वित्त उपलब्ध कराना या विदेशी विनिमय को सरल और संपूर्ण या फिर संभव बनाना। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के धात्विक कोष का संग्रह करना और जितनी भी आर्थिक सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का संग्रह कर उनके लिए आंकड़े उपलब्ध कराना और उनका प्रकाशन करना। तो बच्चों, हमने ये देखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक अपने कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है और वह है देश में साख का नियंत्रण। और साख नियंत्रण के अंतर्गत वह दो विधियों का प्रयोग करता है, परिणात्मक रीतियां और गुणात्मक रीतियां, जिसे हम मौद्रिक नीतियों के रूप में जानते हैं। और मौद्रिक नीतियों के तहत साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक कुछ महत्वपूर्ण रीतियों को अपनाता है, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं बैंक रेट, जिसे हम बोलते हैं बैंक दर। बैंक दर साख नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण रीति मानी गई है और बैंक दर से आशय उस न्यूनतम दर से है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक बाकी बैंकों को प्रतिभूतियों के बदले में ऋण देता है या उनके बिलों की पुनः कटौती करता है। इसे केंद्रीय बैंक की पुनः कटौती दर भी कहा जाता है। साख नियंत्रण की एक और जो नीति है उसके तहत SLR या CRR, जिसे हम नकद कोष अनुपात या कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, की पद्धति का बैंक प्रयोग करता है। इसके तहत केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों से उनकी काल देयता यानी टाइम डिपॉजिट और मांग देयता यानी डिमांड डिपॉजिट्स का एक अंश नकद कोष के रूप में अपने पास आरक्षित करता है। इस कोष में एक सीमा में वह परिवर्तन कर सकता है। इस विधि में अगली विधि है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो या SLR के नाम से जानते हैं। प्रत्येक बैंक को एक और अपनी नकद, सोना व भार रहित स्वीकृत प्रतिभूतियों और दूसरी ओर मांग देयताओं, काल देयताओं के बीच वैधानिक तरलता अनुपात को रखना पड़ता है। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक इन अनुपातों में समय समय पर परिवर्तन करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, आप लोगों ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को सुना होगा। तो ये एक ऐसी मौद्रिक नीति है जिसके तहत रिजर्व बैंक साख को नियंत्रित करती है। आइए बच्चों, हम जानते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। केंद्रीय बैंक द्वारा अल्पकालीन उधार व व्यापारिक बैंकों पर जिस दर से ब्याज लगाया जाता है उसे हम रेपो दर कहते हैं या रेपो रेट कहते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक से यह ऋण अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मान्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अल्पकाल के लिए लिए जाते हैं। यदि केंद्रीय बैंक रेपो दर में कमी करती है तो व्यापारिक बैंकों को कम दरों पर मुद्रा उपलब्ध हो जाती है। वहीं रिवर्स रेपो दर
रेपो दर की एकदम विपरीत स्थिति है। इसमें रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से ऋण लेती है। यह वह स्थिति होती है जब व्यापारिक बैंकों के पास नकदी या तरलता का आधिक्य होता है। ऐसे में इन बैंकों को रिजर्व बैंक को ऋण देना आसान होता है। उसकी मुद्रा जहां सुरक्षित हाथों में पहुंच जाती है, वहां ब्याज की कमाई भी होती है। रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर को बढ़ाकर व्यापारिक बैंकों को अपनी तरलता के आधिक्य और रिजर्व बैंक के पास ऋण के रूप में देने के लिए प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त इसकी कुछ गुणात्मक पद्धतियां भी हैं जिसके तहत रिजर्व बैंक साख पर नियंत्रण करता है, जिसमें सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव और चयनात्मक साख जैसी पद्धतियों को रिजर्व बैंक अपनाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने मुद्रा, बैंक और केंद्रीय बैंक तथा केंद्रीय बैंक के कार्यों और केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की रीतियों को समझा। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। धन्यवाद।